वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं जया 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 है। मूवी की शुरुआत होती है और हम विजय नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक कोल फैक्ट्री में सुपरवाइजर है। उस कोल फैक्ट्री में फीमेल वर्कर्स वहां कोल के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं और विजय उनकी देखभाल करता है। उन्हीं वर्कर्स में से एक वर्कर विजय को कहती है, विजय भैया सुना है आपकी लड़की हुई है, आपने उसका नाम रख लिया? विजय भी कहता है कि हाँ, 2 दिन पहले मुझे एक लड़की हुई है और मैंने उसका नाम रख दिया है। सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जो कि पेट से फल तोड़ रही है। वही छोटी बच्ची विजय की बेटी है जिसका नाम है जया। विजय का एक बेटा भी है जिसका नाम जयान है। विजय की बात करें तो उसकी सोच हमेशा एक बैकवर्ड थिंकिंग वाली सोच है। वो सोचता है कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं करनी चाहिए, उनका काम तो बस घर का काम करना और बस शादी करना है। और इसी बैकवर्ड सोच के कारण वो जया को थोड़ा बहुत ही पढ़ाकर उसकी शादी कर देना चाहता है। इसलिए विजय बचपन से ही अपनी बेटी जया को दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद खेलने ही नहीं देता। और अगर जया कभी कोई खिलौना मांगती तो विजय उसे जयंत का खिलौना दे देता। और सिर्फ खिलौने ही नहीं, जया को जयंत के पुराने कपड़े, यहाँ तक कि पुरानी किताब भी दे देता। और उन किताबों की बदौलत ही जया थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जया बड़ी होती है और वो अपना हाई स्कूल भी कंप्लीट कर लेती है। उसके अच्छे मार्क्स भी आए होते हैं जिसके चलते उसे शहर के बड़े कॉलेज में एक स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन अब उसके घर वालों की ऐसी सोच है तो वो उसको जाने से मना कर देते हैं। जया की माँ कहती है कि इतनी पढ़ाई लिखकर क्या करोगी बेटा, तुम्हें बस घर के काम पर ही ध्यान देना चाहिए। अब वैसे जया के पिता की सोच तो पुरानी है, लेकिन इस बार वो जया को आगे पढ़ने के लिए बोल देते हैं। लेकिन तभी घर में जया के मामा आते हैं और वो सभी को कह देते हैं कि जया को इतनी दूर मत भेजो, वहाँ बहुत दिक्कत हो सकती है और रोज इसको कोई छोड़ने या लेने जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी जया की शादी तो करनी है तो उसे कोई भी डिग्री दे दो। अब ये सभी बातें सुनकर जया गुस्से में अपने कमरे से बाहर आ जाती है और अपने पिता से कहती है कि मुझे बीएससी एंथ्रोपोलॉजी करना है। लेकिन अब उसके पिताजी उसको डांट देते हैं और उसका एडमिशन उसके मामा के बताए हुए एक पास ही के कॉलेज में करवा देते हैं। जया कॉलेज जाती है और उस कॉलेज का एक प्रोफेसर कार्तिकेयन जया की क्लास में लेक्चर दे रहा होता है। कार्तिकेयन अपने लेक्चर में औरतों के सम्मान, उनकी भावनाओं, उनकी समाज में इज्जत कैसी बढ़ेगी, इन सब के बारे में बात करता है। अब कार्तिकेयन को औरतों के प्रति इतनी इज्जत देखकर जया उससे काफी प्रभावित होती है। और ऐसे ही फिर कुछ दिन बीतने लग जाते हैं और धीरे धीरे कार्तिकेयन को भी समझ में आने लग जाता है कि जया उसे पसंद करती है। फिर एक दिन कार्तिकेयन हिम्मत कर ही लेता है और जया से पूछता है कि तुम मुझे पसंद करती हो क्या? जया इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। फिर क्लास में आकर अपने दोस्तों से वो इस बारे में बताने लगती है। अब जया की फ्रेंड्स उसे समझाती हैं कि कार्तिकेयन एक अच्छा आदमी है और औरतों के राइट्स के बारे में वो हमेशा अच्छी बातें करता है और साथ ही औरतों की काफी इज्जत भी करता है। जया को ये बात समझ में आ जाती है और वो कार्तिकेयन को जाकर अपने दिल की बात बता देती है। अब कार्तिकेयन ये सुनकर काफी खुश होता है और अगले ही दिन से जया के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है और उसे हर चीज में रोकने टोकने लगता है। कार्तिकेयन तो बिना जया से पूछे उसके दोस्तों को उसके सोशल मीडिया से ब्लॉक कर देता है और ऐसे ही हर छोटी बड़ी चीज पे उसको डांटने भी लगता है। अब जया भी धीरे धीरे कार्तिकेयन की हरकतों को समझने लग जाती है। वो समझ जाती है कि जैसा उसने कार्तिकेयन के बारे में सोचा था वो वैसा है नहीं। वो केवल दूसरों के सामने अच्छा बनने का नाटक करता है, असल में वो उतना अच्छा है नहीं। और इसके बाद से फिर जया और कार्तिकेयन के बीच बात बिगड़ने लगती है, यहाँ तक कि कार्तिकेयन जया के ऊपर गुस्से में हाथ भी उठा देता है। धीरे धीरे दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो जाता है और ये बात जया के घर वालों को जब पता चलती है तो उसके बाद जया के पिता विजय जया को कोसना शुरू कर देते हैं कि तुम कॉलेज में क्या कर रही हो, ये सब करने को सिखाया गया क्या तुम्हें? लेकिन तभी उसके मामा आते हैं और कहते हैं कि अब जो भी हुआ हो गया, जल्दी से इसकी शादी कर दो ताकि ये खबर कहीं फैले ना। अब विजय जया की मामा की बात मान जाता है और जबरदस्ती उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देता है। जया शादी के खिलाफ होती है लेकिन उसे मजबूरन अपने पिता की बात माननी ही पड़ती है और कुछ ही दिनों में एक फैमिली जया को देखने के लिए उसके घर आती है। उस फैमिली में लड़के का नाम राजेश है। राजेश के साथ उसकी बहन राजी, कजन ब्रदर अवि और उसकी माँ भी होती है। राजेश के कजन ब्रदर अभी का तो डाइवोर्स हो चुका है और अब राजेश बताता है कि मेरा एक पोएट्री फार्म का बिजनेस है जिसमें मुझे काफी अच्छा पैसा जनरेट होता है और यहाँ के अगल बगल के होटल्स में हमें डिलीवरी करते हैं। ये सुनकर तो जया की फैमिली काफी खुश होती है कि ठीक है, पैसे वाला आदमी है। इसी बीच जया का भाई कहता है कि जया शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखेगी, ये बात याद रख लेना। लेकिन ये बात राजेश की माँ को कुछ खास पसंद नहीं आती। वो कहती है कि शादी के बाद लड़कियों को पढ़ने की क्या जरूरत है, उन्हें तो बस घर का काम करना आना चाहिए। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद राजेश और जया की शादी होती है और यहीं से असली कहानी होती है शुरू। शादी करके जब जया राजेश के घर आती है तो वो उसके घर की टूटी फूटी चीजें देखकर काफी हैरान होती है, क्योंकि जब राजेश के घर वाले जया को देखने आए थे तो वो तो बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि हम इतने बड़े हैं, ये हैं। लेकिन अब जया उसके घर का हाल देखकर सब समझ जाती है कि ये सब झूठ कह रहे थे। फिर धीरे धीरे जया को राजेश के घर में एडजस्ट करना ही पड़ता है, बेचारी करती भी क्या। लेकिन राजेश का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगता।
राजेश डेली एक ही तरह का खाना पसंद करता है। राजेश की माँ उसके लिए काफी मेहनत से खाना पकाती है, लेकिन राजेश को तो छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा आता है कि वो घर का सामान ही तोड़ने फोड़ने लग जाता है। एक दिन जया राजेश के साथ उसके फार्म पर जाती है। वहाँ एक आदमी जिसका नाम नारायण होता है, उसका भी एक पोएट्री फार्म है और वो राजेश का बिजनेस कॉम्पिटिटर है। नारायण कहता है कि तुम इतने कम दामों में अगर मुर्गी बेचोगे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, लोग तो तुम्हारे पास ही आएंगे। राजेश भी कह देता है कि मैं मुर्गियों को कम दाम में तो बेचूंगा नहीं, बाकी तुम्हें जो करना है कर लो। घर पहुंचकर जया राजेश के लिए यूट्यूब से देखकर एक खास डिश बनाती है, लेकिन राजेश उसे खाता है और जया को गुस्से में एक थप्पड़ मार देता है। थोड़ी देर के बाद जब जया उदास होकर बैठी होती है तब राजेश उसे मनाने आता है। वो सॉरी कहता है और कहता है कि ये सारी बात तुम भूल जाओ। इसके बाद राजेश जया को अपने साथ मूवी देखने के लिए जाने के लिए बोलता है। जया भी चली जाती है और फिर यहाँ से ऐसे ही हर बार जब जब राजेश को गुस्सा आता है तो वो जया को थप्पड़ मारता जाता है। जया बेचारी कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जब राजेश का अत्याचार कुछ ज्यादा ही हो जाता है तो जया अपनी माँ को कॉल करके सारी बात बताती है। उसकी माँ जया की गलती ही बताते हुए कहती है कि तुम ही कुछ गलत कर रही होगी तभी वो तुम्हें मार रहा है, और वैसे भी औरतों को ऐसी छोटी छोटी बातें मायके में नहीं बतानी चाहिए, तुम्हें खुद इसका समाधान करना होगा। अपनी माँ की बातें सुनकर भी जया काफी उदास होती है। अब वो अकेले में ही ज्यादा समय बिताती है और यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखती है, लेकिन जैसे ही राजेश आता है तो वो मोबाइल बंद कर देती है। अब राजेश को जया के इस बात से भी काफी प्रॉब्लम होती है तो वो उस पर फिर गुस्सा दिखाता है और मारता जाता है। ऐसे ही एक दिन जब जया के घर पर कोई नहीं होता, वो अकेली घर पर अपना फोन देख रही होती है, तभी राजेश आ जाता है। लेकिन जया को इस बात का पता नहीं चलता कि राजेश घर के अंदर आ गया है। और फिर राजेश जया को गुस्से में बोलता है कि तुम हर वक्त फोन क्यों देखती रहती हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या। इसके बाद तो वो उससे उसका फोन छीनने लग जाता है, लेकिन जया भी पूरा जोर लगाती है और वो राजेश को अपना फोन नहीं देती। राजेश के जबरदस्ती करने पर जया उसको एक कुंफू मास्टर की तरह उसके पेट में लात मार देती है, जिससे राजेश थोड़ी दूर जाकर एक टेबल पर गिर जाता है। राजेश को कुछ समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ हुआ क्या, इसमें इतनी जान कहां से आ गई, और वो घर से बाहर चला जाता है। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि जया यूट्यूब देखकर राजेश के लिए खाना तो बनाती थी, लेकिन जब से उसने राजेश पर हाथ उठाया तब से उसने वो सब छोड़ दिया और वो कुंफू कराटे की वीडियोस देखकर सब कुछ प्रैक्टिस करने लगी, जिसकी वजह से वो इस आर्ट में अब मास्टर बन जाती है। और अब राजेश जब अपने फार्म पहुंचता है तो उसके पेट में लात पड़ने की वजह से काफी दर्द भी होता है, लेकिन उसके फार्म में मौजूद वर्कर्स ऐसा समझते हैं कि राजेश थोड़ा परेशान होगा, क्योंकि वो हमेशा ही ऐसा परेशान रहता है और गुस्से वाला रहता है। उनको तो यही लगता है कि राजेश आज भी अपनी बेबी को मार कर आया होगा, इसलिए ऐसी पागलों वाली हरकतें कर रहा है। वो वर्कर्स भी कहते हैं कि आप जया भाभी के साथ ऐसा क्यों करते हो, तो राजेश भी कहता है कि मैंने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया। अब यहाँ राजेश को जया ने जो लात मारी होती है, राजेश उस बात को सबसे छुपाने की कोशिश करता है। इधर घर पर राजेश की माँ और उसकी बहन टूटा हुआ टेबल देखकर यही समझते हैं कि आज भी राजेश ने जया को बहुत बुरी तरह मारा होगा। रात को राजेश जब अपने घर आता है तो उसकी माँ पूछती है, तुमने जया को इतनी बुरी तरह क्यों मारा। यहाँ पर भी राजेश अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी माँ से झूठ बोलता है कि मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मैंने मार दिया। उस दिन के बाद से राजेश जया से काफी डर डर के रहने लग जाता है। अब एक दिन राजेश जब अपने बाथरूम में नहा रहा होता है तभी वो बाथरूम की दीवार पर एक निशान देखकर समझ जाता है कि ये निशान जया के हैं। उसे ये समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रही है। अब राजेश यही बात सबसे छुपाता है, लेकिन वो ये अभी को जाकर सारी बात बता देता है। फिर अभी राजेश को ये सुझाव देता है कि तुम भी वीडियो देखकर कराटे की प्रैक्टिस करो और जया को सबक सिखाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जब कभी भी तुम जया से मुकाबला करो तो जया का वीडियो बना लेना, ताकि हमारे पास कोई सबूत रहे कि जया भी मार पीट सकती है। राजेश अभी की बात मान जाता है और इसके बाद वो जया से छुप छुप कर कराटे की प्रैक्टिस शुरू करता है और धीरे धीरे वो भी इस आर्ट को सीख लेता है। फिर राजेश और जया दोनों ही अपने अपने स्टाइल में एक दूसरे से छुप छुप कर कराटे प्रैक्टिस करते हैं। अब एक दिन राजेश अपने घर आता है तो उसके घर में जया को छोड़कर कोई नहीं होता, और इस मौके का फायदा उठाकर वो अपना फोन एक टेबल के साइड पर रखकर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता है। फिर जया को बुलाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। पहले तो जया कंट्रोल करती है, लेकिन फिर वो राजेश को जवाब देने के लिए उसके सामने डट कर खड़ी हो जाती है और अब राजेश भी जया को एक फाइट के लिए ललकारता है। फिर उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान जया राजेश को ज्यादा चोट तो नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन राजेश इस बार उसको बहुत परेशान करता है तो वो बुरी तरह उसे घायल कर देती है। फिर एक जोरदार लात राजेश के पेट पे मारती है, जिससे वो वहीं टेबल पर जाकर गिरता है और टेबल टूट जाती है। तभी अचानक राजेश की माँ और उसकी बहन वहां पर आते हैं और ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं कि हमारी बहू इतनी खतरनाक है। फिर राजेश की माँ जया के माँ बाप को कॉल करके बुलाती है। अभी भी वहां पर आता है।
जया के माँ बाप ये सुनकर काफी निराश होते हैं कि हमारी बेटी ये क्या कर रही है। जया की माँ कहती है, राजेश तुम्हारा पति है, अगर वो तुम्हें मार भी दे तो तुम्हें उसके साथ एडजस्ट करना चाहिए। जया जवाब देती है कि ऐसे ही अगर मैं उसे मारूं तो उसे भी तो एडजस्ट करना चाहिए। अब जया का यह करारा जवाब सुनकर राजेश की माँ कहती है, ये तो मेरे बेटे को मार ही डालेगी। मेरा बेटा कितना भोला है, वो कभी कुछ नहीं कहता और ये उसका फायदा उठाती रहती है। अब जया कहती है कि देखो पूरे 6 महीने हुए हैं और इन 6 महीनों में इन्होंने मुझे 21 बार बुरी तरह मारा, तो सोचिए पूरे साल भर में कितनी मार खाऊंगी। अब आप ही बताइए, मैं क्या चुपचाप सहती रहूं? फिर राजेश और जया के बीच बात बिगड़ने लगती है। अब अभी राजेश को समझाता है कि तुम जया से माफी मांगो, लेकिन राजेश ये करने को तैयार नहीं होता। अभी दोबारा कहता है कि तुम उससे माफी मांगो और उससे प्यार करने का नाटक करो, फिर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे प्रेग्नेंट कर दो। फिर जया के पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा, उसे मजबूरन तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। फिर तुम जैसा चाहो वैसा सलूक उसके साथ कर सकते हो। राजेश को अभी की ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो जया से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। अब घर के अंदर जाकर अभी सबसे कहता है कि राजेश माफी मांगकर ये बात खत्म कर देना चाहता है और एक नया जीवन शुरू करना चाहता है। अभी जया से भी माफी मांगने के लिए कहता है और दोनों एक दूसरे से माफी मांगकर इस समस्या को निपटा देते हैं। अब धीरे धीरे राजेश जया का काफी ख्याल रखता है, उसके साथ प्यार से रहता है, गुस्सा भी नहीं करता। एक दिन राजेश जया की पसंद के कपड़े पहनता है और उसे उसके मायके घुमाने लेके जाता है। वहां भी वो जया के साथ काफी अच्छे से रहता है। जया के माँ बाप भी उसके बिहेवियर से काफी खुश होते हैं। इसके बाद राजेश जया को अपने घर वापस लेके आता है और उसी दिन उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। कुछ ही दिनों में जया प्रेग्नेंट होती है। फिर एक दिन राजेश जया को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। वहां दोनों साथ में बैठे होते हैं। तभी राजेश के मोबाइल पर अभी का एक वॉइस नोट आता है। राजेश उस नोट को ओपन करता है। उसमें अभी कहता है कि क्या हुआ, हमारा प्लान कामयाब हुआ कि नहीं। जया ये वॉइस नोट सुन लेती है और राजेश से इसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन राजेश कुछ बहाना करके डॉक्टर के पास जाता है। अब जया को राजेश पर होता है डाउट, इसलिए रात को जया वापस से राजेश से उस वॉइस नोट के बारे में पूछने लगती है कि तुमने और अभी ने कौन सा प्लान बनाया जो सक्सेसफुल होने वाला है। राजेश गुस्से में आकर जया को सारी बात बता देता है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? मैंने और अभी ने मिलकर ये प्लान बनाया कि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करूंगा ताकि तुम मुझसे हमेशा दब कर रहो और मेरी बात मानो। जया बेचारी ये सुनकर बहुत दुखी होती है। उसे तो ऐसा शौक लगता है कि जिस राजेश को वो अब इतना प्यार करने लगी थी वो फिर से पुराना वाला बन गया और इसी सोच में वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। जया के होश में आते ही वहाँ मौजूद राजेश और जया की फैमिली के सभी लोग जया पर ही उंगली उठाने लगते हैं। उसका पिता विजय कहता है कि बचपन से मैंने तुम्हें हर चीज की आजादी दी, तुमने जैसा कहा मैंने तुम्हें वैसा पढ़ाया, तुम्हारे अच्छे घर में शादी कराई, लेकिन तुम ससुराल में ये सब करने लग गई और हमारा नाम बर्बाद कर रही हो। शायद मेरे लाड प्यार में कमी रह गई। अब जया को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ना ही उसके बाप ने कभी उसे लाड प्यार किया, ना ही कभी उसको पढ़ने दिया अच्छे से, और उसकी जिंदगी के सारे फैसले उसके बाप ने खुद ही लिए। लेकिन अब जया फैसला करती है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगी, खुद से ही काम करेगी और पैसे कमाएगी और सबसे अलग रहेगी। जया की फैमिली भी अब जया का साथ नहीं देना चाहती, इसलिए जया वहाँ से अकेले ही निकल जाती है। वहाँ जाकर वो एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगती है। अब जया उस गर्ल्स हॉस्टल में जॉब करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी डिग्री पूरी न होने के कारण उसे कोई जॉब नहीं मिलती। एक दिन जया की माँ गर्ल्स हॉस्टल आती है और जया को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन जैसे जया को पता चलता है कि मेरी माँ मुझे ससुराल में छोड़ने के लिए आई है तो वो जाने से मना कर देती है। उसकी माँ भी कहती है कि बेटा तुम्हें ससुराल तो जाना ही होगा, वरना हम भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। ये कहकर वो चली जाती है। जया अब काफी उदास होती है कि मैं कहाँ फंस गई। इसी बीच जया का भाई उससे मिलने आता है। जयंत जया को काफी सपोर्ट करता है और उसे आगे बढ़ने की सलाह देता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बैंक से बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, लेकिन बैंकर तो लोन देने के लिए तैयार होता ही नहीं और जया से कहता है कि आपके पास पहले से कोई स्टैब्लिश बिजनेस होना चाहिए या फिर आपको कोई स्टैब्लिश बिजनेस को खरीदने के लिए लोन चाहिए, तभी लोन मिलेगा। लेकिन जया के पास तो दोनों ही ऑप्शन में से कुछ होता नहीं। इससे जया और भी उदास हो जाती है कि मेरी जिंदगी में ये हो क्या रहा है। अब उसके पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं, इसलिए वो अपने हॉस्टल के टेरेस पर जाकर खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ राजेश का मोबाइल खराब हो जाता है, इसलिए उसे बनवाने के लिए मोबाइल शॉप पर जाकर घर आ जाता है। उस मोबाइल में जया और राजेश की फाइट वीडियो होती है, जिसे वो मोबाइल बनाने वाला आदमी देख लेता है और इंटरनेट पर कर देता है लीक। फिर जया और राजेश की फाइट वाली वीडियो सोशल मीडिया पर बिल्कुल ट्रेंड करने लगती है। लोग तो राजेश का मजाक उड़ाते हैं और जया को ही सपोर्ट करते हैं क्योंकि जया सही है। राजेश की इज्जत अब मार्केट में खराब हो जाती है, इसलिए वो बेइज्जती सहन न कर पाने के डर से घर से निकलना ही छोड़ देता है और अपने घर पर ही एकदम छुप कर बैठता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं।
एक दिन राजेश के फार्म का आदमी राजेश को कॉल करके कहता है कि अब हमें पोल्ट्री फार्म के बिजनेस में काफी लॉस हो रहा है। अगल बगल के होटल वाले अब हमसे मुर्गियां लेना बंद कर दिए हैं। अब राजेश को यह सुनकर काफी झटका लगता है, क्योंकि इससे उसका पैसा का धंधा खत्म होने वाला है। फिर उसे पता चलता है कि अगल बगल के बड़े होटल्स में नारायण अपनी मुर्गी सप्लाई कर रहा है, और ये सुनकर उसको और भी झटका लगता है कि उसका कॉम्पिटिटर इतना आगे निकल गया है। वो सोचता है कि नारायण तो इस कगार पर आ गया था कि वो कुछ दिन पहले तो अपना बिजनेस मुझे बेचना चाहता था, अचानक उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। लेकिन राजेश इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अभी को कॉल करके एक वकील के पास जाकर जया से डाइवोर्स लेने के लिए अपील करता है। पहले तो वकील भी राजेश की वीडियो देखकर राजेश का काफी मजाक उड़ाता है, लेकिन अब क्योंकि उसे हायर करने वाले हैं ये, तो वो कहता है कि हम इस वीडियो को प्रूफ के तौर पर यूज करेंगे और घरेलू हिंसा का मुद्दा बनाकर जया से डाइवोर्स ले लेंगे। इसके बाद राजेश वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे वो समय नजदीक आता है जब राजेश और जया की कोर्ट में हियरिंग होती है। लेकिन हियरिंग से जस्ट एक रात पहले राजेश अपने पोल्ट्री फार्म जाता है। वहां पर काम करने वाले आदमियों के साथ बैठता है और कहता है कि इस नारायण का कुछ करना होगा, ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, इसने हमारे सारे कस्टमर्स छीन लिए हैं। तुम एक काम करो, इस नारायण को मैं देखता हूँ, तुम अपने धंधे पर ध्यान दो। उसके आदमी भी कहते हैं कि भैया आप अपने कोर्ट केस को देखो, इस नारायण को हम देख लेंगे। उसके बाद अगले दिन राजेश और जया कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं। फिर राजेश और जया दोनों की बात सुनने के बाद जज को यकीन हो जाता है कि इन सब में राजेश की ही गलती है, लेकिन फिर भी जज इन दोनों को एक बार बात करने के लिए बोलता है, क्या पता बात बन जाए, और उसके बाद ही अपना फाइनल डिसीजन सुनाने के लिए बोलता है। बाहर आने के बाद जया बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पूछती है कि राजेश तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है और तुम मुर्गियों को कितने दामों में बेच रहे हो। वो भी कहता है कि बिजनेस ठीक चल रहा है और मैं अभी मुर्गियों को 125 रुपए में बेच रहा हूँ। अब जया कहती है तुम 125 में बेच रहे हो, मैं तो 115 में बेच रही हूँ। ये बोलकर जया डाइवोर्स पेपर पर कर देती है साइन। लेकिन जया की ये बात सुनकर राजेश को लगता है शॉक, और यहाँ जब राजेश के आदमी नारायण को पीटने लगते हैं तो नारायण कहता है कि अब इस पोल्ट्री फार्म का मालिक मैं नहीं हूँ, अब इसकी मालकिन तो जया है। और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब जया सुसाइड करने जा रही थी तब उस बैंकर वाले ने उसको लोन दे दिया। तब उसे बैंकर वाले की बात याद आ गई। उसने कहा था कि कोई एस्टैब्लिश बिजनेस को खरीदना हो तो ही लोन मिल सकता है। तो जया ने लोन के लिए अप्लाई कर दिया और नारायण का पोल्ट्री फार्म खरीद लिया। अब वहाँ जया आती है और राजेश के आदमियों की करती है धुलाई, क्योंकि उसे तो कुंफू कराटे आते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।